सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले कौन सा टॉपिक? आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो टॉपिक का नाम है लेटर मुगल्स। ठीक है, तो लेटर मुगल तो शुरू करते हैं। इसमें हम बहुत सारे अलग अलग जो हमारे रूलर्स रहे हैं आफ्टर जो मुगल एम्पायर की बात की हमने, जो कि हमने कहाँ से, बाबर से लेकर औरंगजेब की बात की। उनके बाद तक जो भी रूलर्स रहे हैं उन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं। हम जानेंगे लेटर मुगल्स क्यों कहते हैं, इस चीज को भी जाना जाएगा हमारे इस लेक्चर में कि हमें लेटर मुगल्स क्यों बोलते हैं। उसके बाद कौन कौन से हैं उन पे बात होगी, उन्हें इनका कैसा रूल रहा है, उस टाइम जो हमारा सिस्टम था कैसा रहा था, हमारी इकोनॉमी कैसी थी मुगल की। हमारी इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ मुगल एम्पायर को कोट करते हुए, तो उन सारी चीजों का ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, इस लेक्चर का जो प्री रिक्विजिट है कि आपको, हाँ, एक हमारा एक और लेक्चर है मुगल एम्पायर का। वो बहुत छोटा लेक्चर है। यूजुअली मुगल एम्पायर को हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर की बातें हमारी मिडिवल हिस्ट्री में की जाती है कि कैसा मुगल शासन रहा। और जो जितने भी राजा मैंने पढ़ाए हैं आपको उस 40-45 मिनट की वीडियो में, आपको वो वाली वीडियो देखनी होगी जो इस वीडियो की प्री रिक्विजिट है। ठीक है, वो एक चीज़ है। सेकंड, एक और डाली थी मैंने कि डिक्लाइन क्यों हुआ मुगल एम्पायर का। अब वो भी एक वीडियो है आपको के आई टैब में, ये दोनों वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। ये दोनों छोटी छोटी वीडियोस है, लाइक ऑलमोस्ट आप 1 घंटे के अंदर में इस पर्टिकुलर लेक्चर का प्री रिक्विजिट आप कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसा प्री रिक्विजिट भी नहीं है, वो आपके सिलेबस का ही पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा। आपने मिडिवल की जगह अपने यहाँ पे मॉडर्न की जर्नी में कर लिया, तो डेट इज ऑल्सो गुड। तो और मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, ये दो चीजें। पहला कि हमें थोड़ा सा पहले से मुगल एम्पायर के बारे में बातें करनी है। ठीक है, ये आपको एक 45 मिनट का वीडियो है जो यहाँ आई टैब पे इस तरफ के आप स्क्रीन पे आ जाएगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में है, और आप चाहे तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने बताया है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ना कि बाबर से लेकर औरंगजेब, तो ये पूरी की पूरी कहानी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो वहां बात की गई है लेटर मुगल में डिक्लाइन क्यों हुआ। तो जो मैं बताने वाला हूं उसका ऑलरेडी छोटा सा मैंने टीजर टाइप को यहाँ दे दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिनका इम्पैक्ट हमें आगे दिखेगा, और उस इम्पैक्ट से क्या दिक्कतें हुई हैं वो हमें पता चलेगी। ठीक है, तो आई गेस ये चीज कोरिलेट कर पा रही होगी। तो ये केवल एक 15-20 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की, आप ये देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और इस पे बेस मेंस में क्वेश्चंस आते हैं यार कि लेटर मुगल का डिक्लाइन क्यों हुआ। तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेटर मुगल का डिक्लाइन क्यों हुआ। वो इन लेक्चर्स के थ्रू आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो वो तो मैंने ये बता दिया कि अगर आप ये लेक्चर को बहुत ज़्यादा डेप्थ ऐसे भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, ऐसे भी मैं चीज़ें कोरिलेट करके दिखाऊंगा आपको कि अच्छा यहाँ पे उस टाइम पे ये चल रहा था, उस टाइम पे ये चल रहा था, उससे भी हेल्प होगी। बट अगर आप खुद से अगर वो पढ़ लो तो यार उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इधर आए, जो हमें इस पर्टिकुलर क्लास में बात करनी है हम उस पर बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, ये है हमारा इंडिया। मैं पूरा मैप नहीं बनाता क्योंकि मल्टीपल टाइम्स बनाना पड़ता है, और मेन हमें इतने से ही मतलब होता है। अगर मान लो मैं कश्मीर दिखा रहा हूँ तो मैं समझ जाता हूँ, अगर ये गुजरात है तो आपको समझना चाहिए कश्मीर थोड़ा सा यहाँ होगा। तो वो चीज़ है ऐसे। ठीक है, बस ये इजी, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें समझना इजी हो जाती हैं। और ये बिना मैप के मैं चीज़ समझा सकता हूँ, बट मैप के साथ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आपको रिलेटेबल लगती है। तो दिल्ली में औरंगजेब है, औरंगजेब, और ये मर गया 1707, और इसके साथ मुगल एम्पायर का भी डिक्लाइन शुरू हो गया। ठीक है, अब औरंगजेब में कहानी क्या थी। यहां था हमारा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के कितने बेटे? औरंगजेब के 3 बेटे। मुआजम, स्पेलिंग थोड़ी सी अच्छी से लिख लेते हैं, मुआजम
आजम और तीसरे बेटे का नाम है कामबख्श। ठीक है, इस कंटेंट को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा साइड कर दूं क्योंकि ये आप समझ गए होंगे और ये छोटा सा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे और भी हमारे कुछ माइंड मैप्स बनेंगे, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ कम से कम, मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो रहे। ठीक है, यहाँ ये बातें चल रही हैं। तो औरंगजेब था, औरंगजेब के हुए कितने बेटे? औरंगजेब के हुए 3 बेटे, मुआजम, आजम, कामबख्श। आप इवेंचुअली अब सिलेक्शन में आगे जाएंगे तो कुछ और के बारे में पता चलेगा, बट हमें मतलब यहाँ रखना है, हमारा कॉन्टेक्स्ट अभी इन 3 चीजों से। कौन थे? हमारे औरंगजेब के 3 बेटे, मुआजम, आजम, कामबख्श। ठीक है, तो इन्होंने अपना अपना अलग अलग तरीके से रूल करे, क्योंकि क्या हुआ क्या था, औरंगजेब ने ही बहुत लंबा रूल करा था 1707 तक। ठीक है, तो पापा ही इतना लंबा रूल किए हैं, है ना। तो अब बच्चों को क्या हुआ, बच्चों को लगा कि यार हमारा नंबर तो कभी आएगा नहीं। ठीक है, तब भी ये तीनों बच्चे छोटा 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 अपने हर एक जगह पे थोड़ा 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 अपना है, कोई यहाँ वर्चस्व दिखा रहा है, कोई यहाँ दिखा रहा है, कोई यहाँ दिखा रहा है, ये चलता रहता था। ठीक है, 3 बच्चों के साथ ये कहानी थी कि कोई किसी गुजरात की तरफ देख रहा है, कोई साउथ में थोड़ा देख रहा है, कोई सारी ऐसी चीजें कर रहे थे कि पता था यार रूलर तो है, अभी रूल तो पापा कर रहे हैं, तो वो चीज थी, पापा ने बहुत लंबा रूल करा था। तो ये हुई चीजें। तो फिर क्या बात आई, तो ये हुआ कि अब जब पापा गए तब तीनों भाइयों में था कि अब अगला रूलर क्या होगा। तो इनकी खूब आपस में लड़ाइयाँ होती थी, इनसे इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि मुआजम जीत गया, उसने आजम और कामबख्श को हरा दिया और रूलर कौन बना? मुआजम। ठीक है, बस ये थोड़ा समझाने के लिए था। इवेंचुअली हु वन? मुआजम। मैं पिंक, क्योंकि एक पूरी फैमिली चार्ट बनेगी इनकी भी। ठीक है, तो उसमें मैं पूरी फैमिली का, उसमें से जो रूलर बन रहा है उसको मैं आपको पिंक कलर से मैप कर दूंगा और एक सीरियल नंबर दे दूंगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, क्या ये डब्बा नहीं बना? कोई नहीं, बना देंगे डब्बा। मुआजम और एक इस कलर से लिख दिया, इस कलर से लिख देंगे हम 1। ठीक है, ये हमारे लेटर मुगल्स का पहला। अब बन गया क्या? मुआजम राजा। तो अब थोड़ी टाइमलाइंस पे आते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, ऊपर नीचे की जगह तो मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारी लाइन दिख रही है। हम ईयर में चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कब की? 1707। राजा कौन है? मुआजम। तो मुआजम ये इनका नाम था, बट जब ये रूलर बने इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा कि भाई अब मुआजम तो ऐसे बुला लेते हो, बट मेरा नाम है बहादुर शाह, मैं हूं बहादुर शाह। ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम बहादुर शाह रखा। ठीक है, तो इनने रख लिया और ये रूलर है, तो चलो हम भी इनको बहादुर शाह ही बुलाते हैं। बहादुर शाह। ठीक है, अब क्या था, बहादुर शाह ना अपने बहुत ओल्ड एज में राजा बने थे, जब उम्र पूरी हो चुकी है, 60-65 साल की उम्र में राजा बने। तो इनका ये मोटिव था और देख रहे थे कि हमारी कुछ बहुत अच्छी चीजें है नहीं, हमारा औरंगजेब के इम्पैक्ट से हमारी इकोनॉमी इन सब चीजों में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो चुके हैं लोग। तो इनका था कि यार मुझे ना एकदम रिलैक्स रहना है, कोई कुछ लड़ रहा है मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है, मुझे चुपचाप रहना है, किसी को कुछ लूटना है ठीक है लूटो, किसी को कुछ चुराना है चुरा लो, मुझे तुम शांति से अपना जीवन जीने दो। ये माइंडसेट था बहादुर शाह का। तो एकदम मतलब बेखबर इंसान जो होता है ना, एकदम मतलब
एयर फ्री एटीट्यूड है कि जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं चुपचाप रहूंगा। इस लेवल का सोच थी किसकी? बहादुर शाह की। इसलिए एक कवि थे कफी खान, उन्होंने एक टाइटल दिया इन्हें, उन्होंने एक टाइटल दिया इन्हें कि बहादुर शाह जफर को। उन्होंने बोला कि यार ये व्यक्ति तो शाहे बेखबर है, ये एकदम बेखबर आदमी है, इसे कुछ मतलब ही नहीं है, ये शाहे बेखबर है। ठीक है, तो ये टाइटल दिया उन्हें। अच्छा, तो ये चीजें थी, शाहे बेखबर थे ये। और इन्होंने बहुत ये सोच किया कि मैं बहुत ज्यादा रिकंसिलेशन करूंगा, मैं अपने टेन्योर में कोशिश करूंगा कि मैं लोगों से दोस्ती रखूं, किसी से ज्यादा लड़ू नहीं, कोई मुझे मारे नहीं, चुपचाप जीने दे। ये लेवल का माइंडसेट लेके चल रहे थे बहादुर शाह। तो चल रहे थे, देखते हैं क्या इन्होंने अपने रूल में क्या क्या चीजें करी, तो उन पे थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो नीचे हो जा मेरे भाई, नहीं होगा चलो कोई नहीं, मैं इधर कुछ बनाता हूँ। हाँ अब तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं हम कि बहादुर शाह ने क्या क्या, उनकी क्या जर्नी थी। ठीक है, ये क्यों बन जाता है? ठीक है, अब क्या चीज थी? पहला, दिल्ली में बैठा है बहादुर शाह। ठीक, ओके। तो भाई ने सबसे पहली कोशिश क्या की? भाई ने कोशिश करी कि सिख जो थे उनको मनाने की कोशिश। अब सिख में क्या हो गया था ना, जो हमारे गुरु तेग बहादुर थे उनको तो मार दिया था किसने? भाई औरंगजेब। औरंगजेब तो इस कारणवश ये बहुत गुस्सा रहते थे, सिख बहुत गुस्सा रहते थे मुगल एम्पायर से। तो फिर क्या करा, इनको मनाने के लिए जो इनके डिसेंडेंट हुए, कौन? इनके डिसेंडेंट गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो फिर बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को बोला कि क्या फायदा है लड़ झगड़ के, जो हुआ सो हुआ, पापा ने किया था, मैंने जो कुछ, अब चीजें हम अब सुधार सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में बात की। तो वहां पे उस टाइम पे थोड़ा सा चीज सही हो रही थी, और ये लोग खलीसा पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। सुन रहे थे ठीक है, अब मुगल अंपायर बोल रहा है, बहादुर शाह बोल रहा है कि चीज सही कर लेते हैं तो सही कर लेते हैं। तो फिर इनको बोला कि हाँ चीजें सही कर लेते हैं, और इनको उन्होंने ऑफर करा मनसबदारी। ठीक है, चलिए बहादुर गुरु गोविंद सिंह आप मेरे मनसबदार बन जाइए। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मुगल अंपायर में मनसबदार मिलने को मिल रहा है, मनसबदार, मनसबदार बनने को मिल रहा है, बढ़िया ही चीज है, तो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की सोच थी। बट क्या सबकी सोच ऐसी थी? नहीं, इनके तक तो ठीक था। बट जब अगला इनका आदमी आया, इनका जो नया डिसेंडेंट आया बंदा बहादुर, वो ये चीज नहीं चाहता था। वो देख रहा था कि हमारे साथ यहाँ पे कितना कुछ हुआ है, तो मैं कैसे भूल जाऊं। जो ये चीज थी वो बंदा बहादुर भूलने को तैयार नहीं था। तो वो बात थी बंदा बहादुर के साथ। तो फिर क्या चीज, क्या चीज सही हो पाई? नहीं, चीज सही नहीं हो पाई। तो बंदा बहादुर, क्या नाम है? बंदा बहादुर। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे। क्या आपकी इनके साथ सिख खुश है? नहीं, सिख खुश नहीं है। अब बढ़ के चलते हैं किन के पास? अब हम चलते हैं राजपूतों के पास। राजपूतों में क्या था? राजपूतों में दो जगह थी, एक था मारवाड़, ठीक है, और एक था अमेर। मारवाड़ में बैठे थे अजीत सिंह, अजीत सिंह, और अमेर में बैठे थे कौन? अमेर में बैठे थे जय सिंह।
मारवाड़ में बैठे थे अजीत सिंह, यहाँ पे बैठे थे जय सिंह। तो फिर यही था कि इनका बहादुर शाह चाहते थे कि इन दोनों को बैठा के इनके भाइयों को राजा बनवा दिया जाए। बट क्या हुआ, क्या उस चीज में सफल हो पाए? बिल्कुल सफल नहीं हो पाए। तो ये चीज भी इनसे राजपूतों के साथ भी चीज बढ़िया नहीं हुई। फिर क्या हुआ, नीचे आते हैं। यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे थे हमारे मराठास। मराठास मराठा के साथ इन्होंने क्या करा था, क्या हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं इस चीज को। शिवाजी रूलर थे, ठीक है। शिवाजी मरे, शिवाजी जी की डेथ हुई। उनके दो बेटे राजा राम और संभाजी, ठीक है। संभाजी के बेटे साहू और राजा राम के बेटे हैं, ये अभी बस जान लो, शिवाजी 2, ठीक है। क्या हुआ औरंगजेब के टाइम हुई थी शिवाजी जी की डेथ। फिर शिवाजी का युद्ध चला संभाजी के साथ। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी छावा, अगर आप वो देखे तो उससे आप समझ सकते हैं। तो संभाजी ने बहुत लड़ाई की, बट अंततः ये इनकी भी डेथ हुई। इनकी डेथ हुई तो औरंगजेब ने साहू को जेल डाल दिया, जेल कर दिया था। और उसके बाद ये सब जेल पे थे। तो उस टाइम मुगल मराठा में रूल कर रहे थे राजा राम कर रहे थे, ठीक है, राजा राम कर रहे थे। तो ये सिचुएशन है उस टाइम के मराठा एम्पायर की। वैसे तो हम अगले आने वाले लेक्चर में मराठा एम्पायर को बहुत इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसकी भी एक वन शॉट लेक्चर होगी, बहुत लंबी वन शॉट होगी, ठीक है, क्योंकि उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे अपने ऑलमोस्ट 2 लेक्चर मुगल एम्पायर को दिए हैं, तो उसी प्रकार से हम 1 से 2 लेक्चर अपने मराठा एम्पायर को भी देंगे, ठीक है। तो अभी उसी छोटा सा बहुत छोटा सा मराठा एम्पायर पे मैं आया हूँ। मराठा को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो हाँ, तो ये सिचुएशन थी। इनने औरंगजेब ने साहू को जेल में डाल दिया। तो अब बहादुर शाह ने अपना दिमाग लगाया कि यार अगर मराठाओं से हमें दोस्ती करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, चलो साहू जेल में है ना, मैं इसे रिलीज कर देता हूँ, मैं रिलीज कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उसे लगा ऐसा सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ। यार आपने साहू को जेल से निकाल दिया, बट साहू तो इतने साल जेल में था। क्या वो यहाँ पे आकर साहू मराठा पास आके अगर अपना थ्रोन क्लेम करे तो क्या मराठा उनको दे देंगे थ्रोन? नहीं ना, ये चीज तो नहीं होगी। बट ये चीज उसने सोची ही नहीं। और चौथ और सूरदेशमुखी में से सिर्फ सूरदेशमुखी थी, चौथ नहीं थी। अगर आप अभी चीज पूछे कि चौथ क्या होता है, सूरदेशमुखी क्या होता है, ये कहाँ मिलते हैं, क्या होता है, इसको हम बहुत ज्यादा डेप्थ में अपने अगले लेक्चर में मराठा में पढ़ने वाले हैं, तो उसको तब के बचा के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसी चीजें चल रही हैं। अच्छा, और कहाँ का कुछ जो थे वो थोड़ा बहुत इनके साथ थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है। दिल्ली के पास में रहते हैं जाट। तो जाट के राजा थे चूड़ामन। ये इनके ठीक है, मैं आपके हमारे साथ है, थोड़ा बहुत ये इनके साथ है। जाट का एम्पायर आप कह सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ है। जाट आपके आगरा, मथुरा, इन सभी जगह के आसपास है। मेनली इनका जो किंगडम था वो भरतपुर टाइप था, ठीक है, भरतपुर के आसपास तक इनका था। एक और राजा थे जिनका आगे भी बहुत नाम आएगा, बुंदेला। बुंदेला जके बुंदेल के जो राजा थे वो थे छत्रसाल। अब बुंदेल कहाँ पे पड़ता है, ये थोड़ा बहुत आपका एमपी के पन्ना जो जगह है ना, वहां के आसपास पड़ता है। अच्छा, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ आपको इनकी, बुंदेल की और छत्रसाल की, ये हमारी कहानियों में एक और बार आएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम मराठा पढ़ेंगे तब छत्रसाल आएंगे। छत्रसाल कैसे आएंगे? क्योंकि छत्रसाल की जो बेटी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मस्तानी। और हमें पता है कि मराठा में क्या है, एक आगे आएंगे, एक पेशवा आएंगे, उनका नाम है बाजीराव। तो बाजीराव और मस्तानी, आपने अगर मूवी देखी होगी तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो तुम जो रूल था बहादुर शाह का वो था कि रिकंसिलिएशन होना रहना चाहिए। जो चीजें टूटी हैं, जो खराब हुई हैं, उनको थोड़ा सही करना है। ये हमेशा टारगेट रहता था बहादुर शाह का, बट ही फेल्ड। तो भाई कितना भी कुछ कर लो, आप चाहे बेखबर हो, आपने कोशिश की नहीं हुई, ठीक है।
इन्होंने और क्या है उस टाइम पे जो हमारे नोबल्स थे ना वो भी इंटरनली बड़े पावरफुल हो रहे थे। क्या होता है ना, जब आपका राजा ही आपका उतना इम्पैक्टफुल ताकतवर नहीं होता है तो सोचते हैं उस राजा का फायदा उठाया जाता है। जो नोबल्स थे ना यार वो फायदा उठाते थे। नोबल्स जो थे वो आगे आपको देखा जाएगा किंग मेकर का काम करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट के बाद एक नोबल जागीरदार ये बताएगा कि हम मनसबदार ये बताएंगे कि हाँ अब तुम बैठो राजा पे, अब तुम बैठो राज्य पे। ये आपको थोड़ा सा खराब लग रहा है, थोड़ा सा हंसी आ रही है सुनने में, बट असली कहानी आगे जाके यही है कि आगे नोबल्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा हमारे रूल्स में, हमारे मुगल एम्पायर के रूल में। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो क्या हो रहा होगा कि यार इन्होंने अपने रूल में क्या करा, इन्होंने थोड़ा सा रिकनसाइल होने की कोशिश करी, और सेकंड इन्होंने जागीर बहुत बढ़ा दी कि यार नोबल जो नोबल्स थे उनकी जागीर बढ़ा दी। यार तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सब ले लो, बस मुझे चुपचाप से जीने दो, मुझे हमला मत करना, मुझे मत मारना। इसलिए उन्होंने खूब जागीर भी बढ़ा दी। तो ये था पूरा का पूरा, हम कह सकते हैं कि कैसे बहादुर शाह ने रूल करा। ठीक है, तो ये कहानी थी बहादुर शाह की, पहले एम्पायर, पहले एम्पायर कहाँ के, लेटर मुगल के। ये मुगल एम्पायर के कहने को एक मुगल शासक थे, बट हम सब जानते हैं ये लेटर मुगल में थे, जब मुगल एम्पायर अपने डिक्लाइन पे चल रही थी, ना कि इंक्लाइन पे। और अभी इंक्लिनेशन आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि चीजें ही देख लो आप कैसी चल रही हैं, तो इंक्लिनेशन आता ही नहीं। ठीक है, आई गेस यहाँ पे हमारी चीजें बहुत बढ़िया से आपको समझ में आई होंगी। तो ये कहानी ले चलते हैं हम, टप 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 कहानी लेके चलते हैं। इस कहानी अच्छा इस कहानी में एक और चीज, इतना सब रूल करा और कब 1712 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा नहीं इसको कैसे हम ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा छोटा करूँ या रहने दूँ, ऐसे ले चलता हूँ। गाइस वेट अ मिनट, चल गया चल गया चल गया, वे नहीं इतना नीचे नहीं। आज ये चीज काम नहीं कर रही है। वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। चला चला बहुत बढ़िया चला 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 चला, नहीं नहीं ज्यादा उधर मत जाओ। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको छोटा सा करेंगे। इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। हम्म, क्या हुआ हुआ नहीं हुआ, इसको साइड में रख देते हैं। साइड में आ जा मेरे भाई। ठीक है ठीक है, ये हमें थोड़ा सा बताता होगा हमारे बहादुर शाह के बारे में, उनके रूल के बारे में। तो कहानी में हमने ये देखा, क्या देखा हम कहानी, ये इतना हैंग क्यों कर रहा है। हम्म, कहानी में हमने क्या देखा, कहानी में हमने देखा कि 1712 में 1712 में इनका रूल खत्म हो गया। ठीक है, तो इनके रूल में क्या क्या कुछ बातें की थी, शाहे बेखबर होता है,
ठीक है, कौन कौन कहानी मांग रहा? तो सिख थे, उनमें गुरु गोविंद सिंह चल रहे थे, गुरु गोविंद सिंह। मराठा में इन्होंने साहू से कोशिश की शांति करने की। मारवाड़ में अजीत सिंह थे, अजीत सिंह। ठीक है, अम्बेर में कौन थे? अम्बेर में जय सिंह चल रहे थे। और छत्रसाल कहाँ के थे? बुंदेला। और चूरामन हमारे जाट के थे। तो इन सभी से इन्होंने सोचा कि रिकंसिलिएशन करे, तो कुछ जगह हुई, कुछ जगह नहीं हो पाई। तो ये टेन्योर था इनका। अब आते हैं आगे की कहानी पे। अब थोड़ी सी फैमिली चार्ट के पास वापस चलते हैं। ठीक है, हाँ। अब बहादुर शाह का फैमिली चार्ट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहादुर शाह के फैमिली चार्ट को हम थोड़ा सा, चलना ही बंद हो गया है क्या इसका? ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं। इसको यहाँ पर देते हैं, हाँ। ठीक है, तो बहादुर शाह के आगे हुए 4 बच्चे। ठीक है, बहादुर शाह के भी 4 बच्चे। जहान शाह, ठीक है, जहंदर शाह, अजीमुल शाह, और तीसरे हुए रफीज शाह। ठीक है, ये 4 बच्चे हुए। उसके बाद अंततः क्या होता है कि अब अभी बात है कि बहादुर शाह चले गए, और अब इन चारों में से राजा बनेगा कौन? तो क्या था ना यार, कि जब तक बहादुर शाह था, उसने बहुत सारे वो बना लिए थे, क्या कहते हैं, नोबल्स। कहा जाता है कि लगभग लगभग 14,500 नोबल्स थे उस टाइम पे। और हर हर कोई नोबल अपनी अलग अलग पार्टी का था। पार्टी इन द सेंस कि जो जहाँ का नोबल था वो वहाँ की पार्टी के हिसाब से। कोई अफगानिस्तान का नोबल था तो अपना को अफगानी पार्टी का बोलता था, कोई ईरान का था तो ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, फिर उसके आते हैं आपके हिंदुस्तानी पार्टी, तो ये अलग अलग पार्टीज के अलग अलग रूलर थे। ठीक है, उसमें से ईरानी पार्टी में एक रूलर नोबल था, उसका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान। तो जुल्फिकार खान ने किसे बोला? जुल्फिकार खान ने बोला जहंदर शाह को, भाई राजा बनोगे? जहंदर शाह बोलता है हाँ राजा बनेंगे। चलो ठीक है, बना देंगे राजा। तो जुल्फिकार खान ने, क्योंकि किंग अब नोबल्स नहीं रहे, वो अब किंग मेकर्स बन चुके हैं, तो इसने इनको मरवा कर अपने इसको जहंदर शाह को राजा बना दिया। अब हमारे राजा कौन है? अब हमारे राजा हैं जहंदर शाह। तो सेम स्टेप हम वापस निभाएंगे। जहंदर शाह अब हमारे राजा हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था? जहंदर, और यहाँ पे नंबर लग जाएगा 2। अब आते हैं तो जहंदर शाह, अगले राजा हैं जहंदर शाह। ठीक है, जहंदर लिखते। इनका रूल जो है वो बड़ा छोटा रहा था। ठीक है, जहंदर शाह का रूल बड़ा छोटा रहा था। 1713 तक इनका रूल रहा था। इस छोटी सी चीज को थोड़ा सा और उधर कर देता हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसको थोड़ा सा छोटा किया, उसको उस तरफ पुश करो यार।
ठीक है, नीचे सही है, ऊपर उतना बड़ा था तभी सही था, इसको खामा खा का हमने। ठीक है। जहंदर शाह, जहंदर शाह, पहली बार जहंदर शाह के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। जहंदर शाह को राजा किसने बनाया? जुल्फिकार खान ने, जुल्फिकार खान ने। ये कौन सी पार्टी का था? ये ईरानी पार्टी का था, ये ईरानी पार्टी का था। तो इन्होंने रूल करना शुरू करा, इन्होंने ठीक किया, मतलब इन्होंने अपने हिसाब से, इनमें थोड़ी बहुत क्या था कि इन्होंने जो बढ़िया चीजें करी उसमें कि यार जजिया होता था, जजिया उसको हटाया। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा इकोनॉमी में भी सुधार करने की कोशिश की, इकोनॉमी थोड़ी बहुत बढ़ी। और इन्होंने एक जो बहुत खराब सिस्टम लाए, ठीक है, जिसकी वजह से पब्लिक का सपोर्ट इनको नहीं रहा और अंत में इनको मरवा भी दिया गया। तो वो कैसे था वो बताता हूँ किससे था। वो एक सिस्टम लेकर आए थे जिसका नाम था इजारा सिस्टम, इजारा सिस्टम। ठीक है, ये एक बहुत ही खराब सिस्टम जो जुल्फिकार खान और जलंधर शाह लेकर आए थे। ठीक है, तो इस सिस्टम को थोड़ा समझाता हूँ कि ये सिस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। इजारा सिस्टम, चलो इजारा सिस्टम को समझते हैं। तो इजारा सिस्टम में कहानी क्या थी, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इजारा सिस्टम और उसमें क्या दिक्कतें थी और क्यों। ये कहानी बात किसकी चल रही है? जहंदर शाह की। इनके साथ और कौन कौन है साथी? इनका साथी है जुल्फिकार खान। ठीक है, इनका ये साथी है। ये इन्होंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल ये एक खेत है, ठीक है, ये है फॉर एग्जाम्पल 100 एकड़ का, डन, 100 एकड़ बोल दिया जाए। हाँ, ये रेवेन्यू कर सकता है केवल 10 लाख रुपए, रेवेन्यू 10 लाख। अब क्या कर रहा था यहाँ पे, ये लोगों ने क्या कर दिया कि भाई इसकी होगी बिडिंग, ठीक है, इसका निकलेगा टेंडर, इसका होगी बिडिंग। ठीक है, ये प्रोसेस होगा, सब अपना अपना दाम लगाएंगे। बिडिंग, कोई बोलता है 10 लाख, कोई बोलता है 11 लाख, ठीक है 11 लाख, 12 लाख, कोई बोलता 13 लाख, कोई बोलता 14 लाख, 14 लाख 1, 14 लाख 2, 14 लाख 3, 14 लाख हाईएस्ट व्हाट डन। तो अब क्या हुआ, 14 लाख में ये जमीन टेंडर हो गई। अब कोई भी लेगा सोचेगा 14 लाख में करना है मुनाफा रेवेन्यू, और उसमें 2 लाख एक्स्ट्रा में अपना प्रॉफिट रख लेता हूँ, है ना, प्रॉफिट रख लेता हूँ मैं। अब इस हिसाब से चीजें हुई, 14 लाख मिली और 2 लाख के प्रॉफिट का सोचा। तो अभी सोचा मैं कितना रेवेन्यू से निकाल लूँ, मैं 16 लाख रेवेन्यू निकालता हूँ, 16 लाख रेवेन्यू निकालना है। बट ये क्या है, यहाँ पे 10 ही लाख निकल सकता है। तब क्या करता था भाई, ये लोग जो भी जिनको भी लैंड मिलती थी, जिन भी वंशजदार को मिलती थी या जो भी मिलता था, वो बहुत गलत गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते थे ताकि रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। लोग को बहुत लूटते थे कि ऐसे दो, यहाँ से दो, ऐसे कर दो, कैसे भी करके ये 16 लाख करवाने की कोशिश करते थे, होता नहीं होता सब डिपेंड करता था। तो ये बहुत खराब सिस्टम था। ठीक है, इस सिस्टम का नाम था इजारा सिस्टम। इसे सिंपल है असल भाषा में रेवेन्यू फार्मिंग कह सकते हैं कि भाई रेवेन्यू के लिए तो फार्मिंग हो रही है। हाँ, यहाँ पर अगर तुम कुछ भी अपने साथ सोचोगे नहीं, जो रेवेन्यू देगा वो होगा सही। तो ये एक चीज ऐसी आई। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, कौन सा सिस्टम, इजारा सिस्टम। और भाई लोग तो उसके बहुत विरुद्ध थे, लोग विरुद्ध हो गए, किसके लोग विरुद्ध हो गए, अब जहंदर शाह के भी। तो बिल्कुल जहंदर खां और जुल्फिकार शाह बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ, अब एक नई पार्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इतना ही रूल था ले दे के, हाँ 13 में मार भी दिया गया है इनको। अब ठीक है, ये चीजें कैसे हुई आपको मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ, अजीमुल शाह का एक बेटा था, उसका नाम था क्या, फारूक सियार।
अजीबुल शाह का एक बेटा था, उसका नाम था फारूक सियार। तो इनका एक दोस्त हुआ करता था, इनके दोस्त थे अपने हिंदुस्तानी भाई, हिंदुस्तानी ब्रो, ठीक है। तो इनके दो नाम थे, एक था अब्दुल्ला और एक था हुसैन। तो इन्होंने क्या किया, वो बोला कि यार हमने इतना कुछ किया है, चलो हम तुम्हें राजा बनाते हैं, हम तुम्हें राजा बनाते हैं। तो भाई ठीक है। तो इनने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर जुल्फिकार खान और जहांगीर शाह को मार दिया, ठीक है, मार दिया। अब बोला कि फारूक सियार हम तुम्हें राजा बनाएंगे, और उन्होंने फारूक सियार को राजा बनाया, ठीक है। इनने क्या किया, इन्होंने फारूक सियार को राजा बनाया। हम्म, फारूक सियार राजा बन गए। फारूक सियार राजा बने, फारूक सियार हुए तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब आते हैं किस पे, हम हमारा 1713 से लेकर 1719 तक रूल कौन कर रहा है यहाँ पे। अब इस रूल का नाम है फारूक, फारूक सियार, ठीक है। अब क्या था यार, इनने डिमांड्स करी कि यार सैयद ब्रदर्स ने बोला कि यार देखो हमारा बचपन का साथ है और इतना कुछ है, तो तुम काम करो, एक अब्दुल्ला को, तुम अब्दुल्ला को बना दो वजीर, ठीक है, और तुम मुझे बना दो, हुसैन को बना दो मीर बख्शी। ये इन्होंने डिमांड करी, ठीक है। बट इतना कुछ ज्यादा हुआ नहीं, ये बन गए मीर बख्शी, और एक छोटा मोटा रूल करा। तो यही था कि इनके टाइम में बंदा बहादुर सिंह की लड़ाई हुई थी और इन्होंने बंदा बहादुर को हराया था। देखिए इन्हीं के टाइम में ब्रिटिश का भी आगमन रहा था, ठीक है। इन्हीं के टाइम में जिन्होंने जजिया हटाया, इन्हें पिलग्रिमेज टैक्सेस हटाई, ये सारी चीजें इन्होंने करी थी, ठीक है। तो फारूक सियार के बारे में कुछ बढ़िया बातें। फारूक सियार को पहली बात, इन्हें इसे किसने बनाया, सैयद ब्रोज ने बनाया, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे कौन आया था, इन्हीं के टाइम पे ब्रिटिश आए थे, ठीक है। बंदा बहादुर को, बंदा बहादुर को इन्होंने मारा था, ठीक है। जजिया हटा दी थी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स होता है, पिलग्रिमेज टैक्स उनको हटाया था। तो एक ठीक ठाक रूल रहा था, ओके। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद आगे की जो कहानी है हम सोच रहे हैं उसको अगले लेक्चर में प्लान करने की, क्योंकि एक बार में आपको इतना कंटेंट को प्रोसेस कीजिए। यहाँ पे 3 राजाओं की बात हुई है, इन पे बहुत डेप्थ में जाइए, ठीक है। उसके बाद साथ ही वो अगले लेक्चर में बात करेंगे आगे की कहानी का, ठीक है। इसको रिवाइज करके आइएगा।